अब आते हैं इंडिया एंड द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, भारत और नई वैश्विक व्यवस्था। तो ये क्या है, भारत और नई वैश्विक व्यवस्था? इसमें ग्लोबल साउथ जो समिट हुई थी वर्चुअल, जिस पर मैंने आप लोगों को कल और परसों भी कराया था, तो उसी विषय पर लिखा गया, लेकिन इसमें थोड़े पॉइंट अच्छे आए थे। जैसे उस एडिटोरियल में सारे पॉइंट आ नहीं पाए थे, भारत ने किन किन विषयों पर वर्चुअल ग्लोबल साउथ मीटिंग में फोकस किया था G20 के अंतर्गत, तो यहां पर वो सारे पॉइंट हैं, इसलिए मैंने एक बार और करा दिया, क्योंकि G20 से संबंधित सारी चीजें मैं आपको कराना चाह रहा हूं। तो GS2IR में G20 है ही है, तो आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं G20 उसमें आ जाएगा, भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों का इंपैक्ट दोनों में आएगा। अब यहां पर मैंने एक मॉडल ऐसे लगाया है, आपको हो सकता है लगे कि मैंने क्यों लगाया, तो क्यों लगाया इससे पहले आते हैं, देखते हैं कि ये एडिटोरियल किस बात पर लिखा गया, खबर क्या है। तो यहां खबर वही है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, लेकिन 12 और 13 जनवरी को 2 दिवसीय वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भारत ने आयोजित की G20 के तत्वाधान में। यह वर्चुअल समिट थी। ग्लोबल साउथ के 125 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। ग्लोबल साउथ का मतलब ये सारे देश जो विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं, ये सारे देश यानी ग्लोबल साउथ के, जिसके बारे में आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया भी था कि विकास के आधार पर उत्तर और दक्षिण के रूप में विश्व का विभाजन जर्मनी के चांसलर 1980 के दशक में मिस्टर बिली ब्रांट ने किया था। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। तो खबर क्या है, आपको पता लग गया, ग्लोबल साउथ के 125 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने भाग लिया, और जो भाग लिया इसकी जो थीम थी वो इंपॉर्टेंट है। समिट में क्या मुद्दा उठाया गया, यही मैंने निबंध के रूप में बना दिया। यही देखिए, हर एडिटोरियल में सब कुछ नहीं मिलता, पीछे हम लोगों ने इससे रिलेटेड एडिटोरियल किया था, लेकिन इसमें जो थीम उन्होंने उठाई भारत के प्रधानमंत्री ने, वह थीम किसी भी एडिटोरियल में नहीं थी। और मेरी आदत है कि जब तक आपको कोई भी चीज कंप्लीटली ना करा दूं तब तक मन मानता नहीं। केवल इसी एक पॉइंट के लिए यह एडिटोरियल मैंने रखा है, तो पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये वाला पॉइंट तो रह गया बच्चों का। और इन्होंने कहा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मानव केंद्रित वैश्वीकरण का आह्वान किया है। ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन ये वर्ड है, यानी भूमंडलीकरण हो लेकिन उसका केंद्र मानव केंद्रित, यानी मानव केंद्र में। तो ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह नारा दिया ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन का, इसी को मैंने आपके लिए निबंध बना दिया। क्या बना दिया है? निबंध बना दिया, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, मानव केंद्रित वैश्वीकरण। अब आप यहां से समझ सकते हैं क्या है मानव केंद्रित वैश्वीकरण। तो अब फ्यूचर में आप यहां से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से इस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। कैसे? यानी इसको मैं खोलने जा रहा हूं, जो जो बातें मोदी जी ने कही है, जो जो मुद्दे उठाए गए हैं वही है मानव केंद्रित वैश्वीकरण। तो मैं कहता हूं अगर डायरेक्ट इस पर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी अगर हम भारत को एज अ ग्लोबल लीडर के रूप में दिखा रहे हैं तो कितना अच्छा पॉइंट है कि हाँ भाई, भारत ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। बहुत से पॉइंट आप लिखिए, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखिए कि ग्लोबल साउथ समिट में, जो कि भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान एक वर्चुअल समिट की थी जिसमें 125 से ज्यादा देशों ने भाग लिया ग्लोबल साउथ के, उसमें भारत ने मानव केंद्रित भूमंडलीकरण की बात की थी। यह जो मानव केंद्रित भूमंडलीकरण की अवधारणा है, यह दिखाती है कि भारत विश्व का नेतृत्व मानवता के आधार पर करना चाहता है। किसके आधार पर? मानवता के आधार पर। तो एक पॉइंट आप वहां पर डाल सकते हैं। तो मानव केंद्रित वैश्वीकरण, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कराया। आप लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक करा दिया था, चाहता तो इसको ना कराता, लेकिन केवल एक वर्ड के लिए मान लो आ गया तो कम से कम आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। एक दूसरा, जैसे 2019 में आपसे प्रश्न पूछा, यूपीएससी में प्रश्न पूछा कि भारत अब जो है पिछड़े राष्ट्रों का नेता नहीं है, अब वह ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। ऐसा प्रश्न पूछा था, मैं उसकी थीम आपके सामने बता। तो आप पिछड़े राष्ट्रों का मुखिया ही नहीं है, वो अभी तो वैश्विक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। तो वैश्विक लीडर के रूप में अगर अपने आप को सेटल कर चुका है या कर रहा है तो उसके पॉइंट तो बताने पड़ेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो वैश्विक लीडर के रूप में इंडिया को एक स्थान दे रहे हैं। तो उसमें भी, यानी यह जो G20 में ग्लोबल साउथ समिट हुई है वर्चुअल, उसमें जो मानव केंद्रित भूमंडलीकरण की बात कही गई है उसको आप यहां पर कोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहां पर आगे मानव केंद्रित वैश्वीकरण। ठीक है, तो मानव केंद्रित वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो उन्होंने जो बोला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जो कि क्लाइमेट क्राइसिस को क्रिएट ना करे, डेप्थ क्राइसिस को क्रिएट ना करे, बड़ा महत्वपूर्ण। यानी मानव केंद्रित वैश्वीकरण का मतलब हो गया एक ऐसा वैश्वीकरण जो जलवायु संकट को ना पैदा करे और जो ऋण संकट को पैदा ना करे। जलवायु संकट, इसका मतलब जलवायु संकट को पैदा करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो स्वीकार करे। तो विकसित राष्ट्रों की, यानी उत्तर के देशों की सबसे बड़ी भूमिका वो इस बात को स्वीकार करें और सिद्धांत एक हो, सामान्य सिद्धांत हो कि ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण सभी को मिलकर के करना, लेकिन विभेदीकृत व्यवहार हो कि जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो अपनी ज्यादा भूमिका निभाए। भारत यह कहना चाह रहा है। उसके साथ साथ क्या कह रहा है? डेप्थ क्राइसिस ना हो, ऋण का संकट ना हो, यानी विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र जो ऋण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से चाहते हैं या बायलैटरल द्विपक्षीय रूप से विभिन्न देशों से सस्ती दर पर जो ऋण चाहते हैं वो मिले, और ऋण देने के बाद उनके ऊपर एक नए प्रकार की औपनिवेशिक मानसिकता ना डाली जाए। इसी को बोला गया है मानव केंद्रित भूमंडलीकरण। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देशों को क्या करना चाहिए, यानी मानव केंद्रित वैश्वीकरण में देख सकते हैं ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया दें, यानी उत्तर के देश ग्लोबल साउथ के देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सब पर फोकस करें। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत को पहचाने। सामान्य यानी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल है कि जलवायु परिवर्तन, सभी देश मिल करके काम करें, लेकिन जिसने ज्यादा
कार्बन उत्सर्जन किया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो, तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान किया जाए, जैसे चाइना है अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, या अभी अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के जो भी निर्णय थे उसको एल्यूमिनियम और स्टील पर जो उसने टैरिफ लगाया है उसके संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के डिसीजन के विरुद्ध गया। चाइना हमेशा ही जाता है, ठीक है, और क्षेत्रीय संप्रभुता जैसे एलएसी वगैरह पर अटैक कर दे रहा है तो उसका सम्मान करें। और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार, इसको प्लीज याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहां पर लगाया है। ये सारे पॉइंट भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ मोदी जी ने 4RS का फार्मूला भी दिया। पहला आर है रिस्पॉन्ड, दूसरा है रिकॉग्नाइज, तीसरा है रिस्पेक्ट और चौथा है रिफॉर्म। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ग्लोबल साउथ में जो भी चुनौतियां उससे निपटने के लिए उन्होंने ये 4 फार्मूला दिया है। उन्होंने क्या कहा कि हमें मिलकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, मिलकर समस्याओं को पहचानना चाहिए, हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और हमें सुधार करना चाहिए और इसके लिए विश्व का आह्वान करना चाहिए। ये सारी बातें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। तो ये एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहा। लेकिन यहां पर चुनौतियां कहा गया, ये तो हो गया प्रयास, आप इसको लिख लीजिएगा। अच्छा पॉइंट थे, मतलब अच्छे पॉइंट थे, सॉरी। और अब यहां पर बताया गया कि चुनौतियां भी व्यापक है। चुनौतियां का मतलब क्या, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं ऑब्वियसली सबकी समस्याएं हैं। और जैसे चाइना है बहुत आर्थिक रूप से ताकतवर है, भारत भी ताकतवर है, बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत ही गरीब हैं। तो यहाँ पर बहुत चुनौतियां हैं और सबके बीच में जो मतलब हम कह सकते हैं कि मत भिन्नता है। चाइना का अलग अपना विचार है, पाकिस्तान का अपना अलग विचार, यानी देशों के बीच में एकता नहीं है। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चुनौती होगी कि सबको एक साथ लेकर के चलना, लेकिन भारत को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यही बात कही गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत जैसी बड़ी उभरती ताकत आत्म केंद्रित नहीं हो सकती है। तो ऐसे में भारत को यानी एक ऐसे भूमंडलीकरण पर बात करनी ही चाहिए जो मानव केंद्रित हो।